कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से कमजोर पड़ने लगी है। ऐसे में कई राज्यों ने फिर से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। देश में 50 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,52,000 मामले सामने आए और करीब 3,100 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो गई। दैनिक संक्रमण दर भी पिछले 6 दिनों से 10% नीचे बनी हुई है और साप्ताहिक संक्रमण दर भी 10% से नीचे आ गई है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते रोज होने वाली मौतों की संख्या कम नहीं हो रही और ये अभी भी 3,000 से ज्यादा बनी हुई है। WHO के पैमाने के आधार पर भी कहा जा सकता है कि लहर अब खत्म हो गई है, लेकिन अब हमारे लिए चुनौती होगी कि वायरस दोबारा से उतना प्रभावी होकर वापस ना लौटे। इस पर हमें लगातार निगरानी रखनी होगी। यह भी देखना होगा कि वायरस का स्वरूप कहीं बदल तो नहीं रहा, कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा। जैसे ही कोई नया वेरिएंट दिखे उसे रोकने में हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाए। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर खत्म हो गया है या अभी नहीं? क्या तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है? इस डॉक्टर्स के पैनल भी जुड़ेगा। क्या कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खत्म हो गई है? हमारे जो सवाल हैं, क्या आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर? कितनी लहर के बाद शांत होगा कोरोना? क्या फिर नया रूप बदल रहा है कोरोना? क्या नई लहर में मास्क नहीं होगा कारगर? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल भी जुड़ गया है। डॉक्टर विनय कुमार जुड़ गए हैं दिल्ली एम्स से। सर, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर किरण पांडे हैं। डॉक्टर मैम, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विनय कुमार जी, आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव खत्म हो गई है, तो क्या अब हम ये मान लें कि सेकेंड वेव अब खत्म हो गई, हमें डरने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं भैया, देखिए सभी को नमस्कार। मैम को नमस्कार। मैम मेरी टीचर रही हैं। मैं MBBS कानपुर से ही किया है। मैं ये बता दूं कि सेकंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, केसेस डाउन हुए हैं। देखिए, वेव का एक फॉर्म होता है, वेव कह रहे हैं ना, सेकंड वेव। तो वेव का मतलब होता है कि कोई चीज चढ़ाव पर आती है, एक पीक तक पहुंचती है और फिर वो डिक्लाइनिंग फेज में आती है। ये लगभग सारी जो बीमारियां होती हैं उनके साथ होता है। जैसे कुछ सीजनल वेव्स होती हैं, जैसे हमारी जितने भी कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा की जो बीमारियां हैं, वो एक मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, उसमें चढ़ती है और फिर धीरे धीरे उतर आती है। तो ये तो वेव का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कहना कि सेकेंड वेव खत्म हो गई है, ये अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी भी देखिए, एक्टिव केस लगभग 1.5 लाख हैं पूरे भारत में, और अभी भी जो हमारे जो आंकड़े आ रहे हैं मृत्यु के, वो 3-3.5 हजार ही हैं पर डे। हाँ, केसेस में जो पॉजिटिव केसेस में है उसमें कमी जरूर आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव का पीक है वो शायद निकल चुका है और अब वो डिक्लाइनिंग फेज में आ गया है। लेकिन अभी भी मास्क पहनना, जो आप कह रहे हैं कि मास्क पहनना बंद कर दें, तो बिल्कुल नहीं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो भी होते हैं, जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनको जरूर से जरूर पालन करना है। क्योंकि अभी बिल्कुल ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा कि कोविड खत्म हो गया। और कहना जल्दबाजी क्या, अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। केसेस कमी आई है और आप सबके माध्यम से मेरा सभी को निवेदन है कि वो मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, हाथों में सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें और जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जैसे सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई, उनका पालन करें। जी, डॉक्टर किरण, आपके पास आऊंगा। मैम, जिस तरह से अब कई राज्यों ने अनलॉक करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे कम हो रहे हैं राज्यों में केस, वो अनलॉक किए जा रहे हैं, लेकिन अनलॉक के बाद स्थिति ये बन रही है कि अब बाजार में क्राउड बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में अगर घर के बाहर जाएं, मास्क के साथ साथ अब और ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ करें ताकि हम संक्रमण से सुरक्षित रहें? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस ये जो कार्यक्रम लगातार आप जन जागरूकता के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए बधाई। जैसा कि आपने ये सवाल पूछा है, ये वाकई बहुत एक विकट समस्या ही समझ लीजिए है। अगर लॉकडाउन बहुत लगातार रहता है तो गरीब से लोगों को या जो डे टू डे की समस्याएं, उनसे हमारी पब्लिक जूझती है और एक परेशानी का सामना करती है। लॉकडाउन खुलने के बाद
क्योंकि वो ज़रूरतें हैं, बहुत से लोगों को डेली की ज़रूरतें अपनी पूरी करनी होती हैं, तो वो हमारे यहाँ पॉपुलेशन को देखते हुए एकदम भीड़ बढ़ जाती है। और जिसके लिए हम चाहे सरकार कहें या कुछ, कोई भी उतना नहीं कर सकता, हमें खुद ही उसके लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा और अपने ऊपर अब सारी सावधानी अपने को लेनी पड़ेगी। बाहर निकल रहे हैं तो अभी तो मैं कहूंगी कि डबल मास्क का इस्तेमाल करें। हाथों जो नियम सरकार के द्वारा या जो कोविड प्रोटोकॉल के हैं कि जितनी पॉसिबल हो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। समय देख सकते हैं इस समय भीड़ कम होती है, वहां जाएं, जहां जगह बहुत से जैसे बाजार हैं जो बहुत क्राउडेड है उन्हें अवॉइड करा जाए। और जो आप लाइक एक ही चीज की मान लीजिए 10 शॉप्स हैं जिसपे कम भीड़ लग रही है वहां जाए। मतलब जिस भी तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। कई बार लोगों की आदत होती है, जो मैंने प्रैक्टिकली बीइंग डॉक्टर अपने यहाँ देखा है, फेस किया है, और शायद आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि जब कोई पास में आता है और बात करना चाहता है तो वो मास्क लगाए हुए भी मास्क हटा के बात करता है। ये बहुत ही गलत वो है मास्क, क्योंकि जितना आप पास आ रहे हैं उतना तो और ज्यादा आपको मास्क का प्रोटेक्शन चाहिए। तो अक्सर लोगों को ये फीलिंग होती है कि हम अगर बात कहेंगे तो वो बात करते वक्त उसको हटा देते तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि आपकी डिस्टेंस भी कम हो गई और आपने मास्क हटा दिया। या फिर आप भीड़भाड़ वाली जगह पे, जहाँ खाने पीने की जगह पे जा रहे हैं और उसमें अगर आप अपना मास्क हटाना पड़ेगा तो वहां डिस्टेंस कम होगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये कि मास्क जो इस्तेमाल करा जाता है वो केवल ये नहीं कि बस लगा लिया और बार बार हटा दिया। उसे जब से निकले तो लगा के जाएं, पूरे टाइम लगा के रखें, और घर आने के बाद उसको बिना उसकी बाहर की सरफेस को टच करे हुए उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दें। ये डिस्पोजेबल होते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आप कोई क्लॉथ मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें आते ही बाहर ही ऐसी जगह पे रखा जाए जहां की उसे वॉश किया जा सके। और दूसरी चीज जो है, हाथों को सैनिटाइज करना है। बाहर की जो चीजें ज्यादातर जो कहते हैं कि लाते हैं तो उनको ला के आप बाहर ही कोई ऐसा प्लेस बनाए जहां रख दें और फिर थोड़ा समय बीतने के बाद ही उनको घर में इस्तेमाल के लिए लाए। जितना जरूरत हो उतना ही जाए। एक बार में वो लिस्ट अगर आपने कोई जाना है तो बार बार ना जाए, एक बार वो लिस्ट में कंप्लीट कर जी ठीक है। बार बार घर के बाहर ना जाएं, बहुत जरूरी हो तो ही जाएं और लापरवाह बिल्कुल ना बने। ये मत सोचें कि केसेस कम हो गए हैं तो अब कोरोना खत्म हो गया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अब केसेस कम हो रहे हैं, क्या सेकेंड वेव अब खत्म होने वाली, अभी भी हमें
सुरक्षित रहने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णन राजभर जुड़ गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपके पास आएंगे। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है आवाज। सर स्वागत है आपका। आपसे सर जानना चाहेंगे, अब जैसे जैसे केस खत्म होते जा रहे हैं, अब लोगों को लग रहा है सेकेंड वेव खत्म होने वाली है, अब हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, या फिर अभी भी केसेस फिर से आ सकते हैं? क्योंकि अब कई राज्यों में देखा गया है बच्चों में संक्रमण फैला है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे अहमदनगर जिले में कई सारे बच्चे संक्रमित पाए गए। इसके अलावा पिछले राजस्थान में पिछले दिनों बहुत सारे बच्चों को संक्रमण फैला। तो क्या थर्ड वेव का जो कहा जा रहा था अब आने वाली बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, वो आ गई है या फिर अभी समय है? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेकेंड वेव है वो सेकेंड वेव का, हाँ ये मैं मानता हूँ कि जो पीक था या जो प्लेट्यू है वो ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है मोस्ट ऑफ द जगह। जो हमने ये देखा है कि जो कोरोना की सेकेंड वेव थी वो हर जगह एक ही समय पे एक ही कर्व का जो वेव का कर्व होता है वो एक ही पॉइंट पे हर जगह नहीं था। हमने देखा कि सबसे पहले महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र में जब केसेस ऑलमोस्ट प्लेट्यू क्रॉस किए, जब केसेस कम होने लगे तो दिल्ली में या सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में केसेस काफी आए थे। तो ये अभी की जो स्थिति है उसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जगह जो पीक है वो क्रॉस हो चुका है। लेकिन केसेस अभी भी कोरोना के सेकेंड वेव के केसेस अभी भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो थर्ड वेव में ये लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि बच्चों में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन होंगे। तो हमने उत्तरांचल में भी देखा है, और जैसा कि आपने बताया राजस्थान में, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट में 8000 पीडियाट्रिक कोविड केसेस मिले हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है कि जो तीसरी वेव की शुरुआत हो चुकी है। कुछ टाइम में 1-2 महीने बाद जो नॉर्दर्न इंडिया है, दिल्ली है, यहाँ पे हमें पीडियाट्रिक्स के जो थर्ड वेव है वो मिलने के शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी महाराष्ट्र में स्पेशली अपने मेंबर्स की और डॉक्टर्स की पीडियाट्रिक ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तीसरी वेव के लिए प्रिपरेशन की शुरुआत कर दी है। और मैं ये मानता हूं कि विदिन 1-2 मंथ्स तीसरी वेव की केसेस ऑब्जर्व होने शुरू हो जाएंगे भारत में मोस्ट ऑफ द जगह। तो डॉक्टर कृष्णन, क्या अब जो बच्चों के लिए भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा था उसका तीसरा ट्रायल जो है वो चल रहा है बच्चों पर, कितना समय और लग सकता है बच्चों की वैक्सीन आने के लिए? इसमें जब तक वैक्सीन का जो अप्रूवल होता है वो अलग अलग ट्रायल में, जैसे तीसरे वे में तो मोस्ट प्रोबेबली अभी हमारा देश जो है जो एडल्ट की वैक्सीन पे ही फोकस कर रहा है। और इवन मैं बताऊं हमारे संस्थान में और मोस्ट ऑफ द जगह 15 जून तक फर्स्ट डोज की वैक्सीन को भी देने से मतलब प्रोहिबिट किया गया है कि अभी केवल उन्हीं को हम वैक्सीन दे रहे हैं जिनको फर्स्ट डोज मिल चुका है, हम सेकेंड डोज दे रहे हैं। तो इसमें नॉर्मल 1-1.5 महीने से ज्यादा ही समय लगेगा बच्चों की पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में वैक्सीन देने की प्रक्रिया को, क्योंकि एक तो हमारा जो ट्रायल्स हैं वो भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, और इमरजेंसी बेसिस पे जो सरकार की बॉडीज हैं वो नहीं चाहेगी जैसे एडल्ट में हम इमरजेंसी अप्रूवल लिए थे वैक्सीन का पीडियाट्रिक, क्योंकि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एडल्ट की बॉडी जो होती है एडवर्सिटीज को डील करने के लिए ज्यादा सक्षम होती है कंपेयर टू बच्चों के शरीर के। दूसरी चीज जो हमारा सरकार का मेन अभी फोकस पूरा एडल्ट पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन, तो कि सरकार एडल्ट वैक्सीनेशन को भी पूरी तरह नहीं दे पाती है। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स बंद पड़े हैं या नॉन फंक्शनल हो गए हैं वैक्सीन की कमी की वजह से। बिल्कुल। डॉक्टर विनय कुमार जी, सरकार ने फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जो हैं अमेरिकन कंपनीज की, उनसे बातचीत हो गई है, बहुत जल्द अब वो इंडिया आएंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है फाइजर का जो स्टोरेज है बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो -70 डिग्री टेम्परेचर उसको चाहिए, और अगर वो वैक्सीन अगर आ भी जाती है उसको स्टोरेज रखना, फिर उसको जो गांव और कस्बे जो हमारे हैं वहां पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए जो ये वैक्सीन है इसमें जो टेम्परेचर का मेंटेनेंस है वो इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग बात होगी। हालांकि जब हम अपने में पढ़ाई के दौरान PSC CSC जाते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो कोल्ड चेन का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है।
तो अभी ये -70 की जो बात है ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी लॉजिस्टिक्स भारत सरकार या प्रदेश की जो सरकारें हैं वो पहले से ही बनाकर रखें तो इस वैक्सीन को हम भारत में लाकर और आम जनमानस के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कोल्ड चेन सिस्टम है भारत में, जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छा है और उसकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होती है। भारतवर्ष में जैसे ये पोलियो का जो वैक्सीनेशन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि उसमें जो कोल्ड चेन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ, यहाँ तक कि डिलीवरी पॉइंट तक जो हमारा वर्कर्स ले जाते थे और जो आशा ले जाती थी वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एक वो है, चैलेंज है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि उस चैलेंज को हम पूरा नहीं कर सकते या हम उसके लिए सक्षम नहीं है। भारत सरकार को, प्रदेश सरकारों को इसमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए और लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, ताकि वो वैक्सीन भी इंडिया में जल्द से जल्द लगना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण, क्या ये नहीं लगता कि वैक्सीनेशन भी एक बड़ी चुनौती है, और अगर वैक्सीनेशन अगर सबको नहीं होता है, अब ये और जिस तरह से केसेस कम हुए हैं, एक बार हमारे पास टाइम है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको जल्दी कोरोना से इन्फेक्ट नहीं होते हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा था कि अचानक से इम्यूनिटी सिस्टम आप अपना स्ट्रांग नहीं कर सकते, समय लगता है उसके लिए। तो क्या अब हमारे पास समय है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें? उसके लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करें और अपने डाइट प्लान में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें ताकि अपने आप को हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर पाएं? देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं, इनफेक्ट ना कोविड-19 के लिए ही नहीं, सेकेंड वेव के लिए ही नहीं, थर्ड वेव के लिए नहीं, किसी भी इन्फेक्शन के लिए जो सबसे कारगर चीज होती है वो हो सकती है साबित, वो हमें अपनी इम्यूनिटी को ही स्ट्रॉन्ग करना है। वैक्सीन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है, लेकिन कंसीडरिंग हमारी इतनी लार्ज पॉपुलेशन, उसमें कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगेगा। तो हमें उस बीच में अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी ही इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और जैसा कि आपने अभी कहा, और ऐसा समय कभी कम नहीं होता, और ये सोच के चलना भी नहीं चाहिए कि समय कम है। हम जो भी कुछ करें, हमें बस आगे के लिए नहीं सोचना है कि अच्छा हम फिर करेंगे। हम जिस दिन आज बात हो रही है हम आज से शुरू कर दें, जो भी समय मिलेगा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज हम कर रहे हैं, कल कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा, कल क्या चेंजेस आएंगे, ये ऑफ कोर्स साइंटिस्ट और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो एक प्रेडिक्शन करते हैं पुरानी हिस्ट्री देख के और जो पूरा प्रोग्रेशन ऑफ वायरस की नेचुरल हिस्ट्री देख के, लेकिन फिर भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो हमें अपने ही उसको बनाना है स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए जैसे आपने कहा, सबसे दो या तीन चीजें ही इसमें जो इमीडिएटली लगती हैं कारगर हो सकती है। एक, हम अपने रूटीन में एक्सरसाइज, योगा और एक्सरसाइज, वॉकिंग, किसी भी फॉर्म में उसको एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बना दे। जैसे कि हमें रोज ब्रश करना होता है, हम रोज सोते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हमारा एक्सरसाइज करना एक बिल्कुल नियम पूर्वक हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, हम जो है अपनी डाइट के ऊपर कॉन्शियस हो जाएं। कुछ तो हमारे कोरोना ने किया है कि जो बाहर खाने का सिस्टम बहुत ज्यादा होता जा रहा था, कल्चर, उस पर रोक लग गई है। तो अब हमें अपने भोजन के ऊपर, जो हमारा एक्चुअली हमारी विरासत में, हमारी सांस्कृतिक में भी, कल्चर में भी था कि हम एक पौष्टिक, सिंपल, कहते हैं ना, सात्विक भोजन जिसे कहते हैं, और पौष्टिक, उसके ऊपर ध्यान दें। जब साथ में ये जो एक घरेलू कुछ चीजें हैं, जैसे कि हल्दी का दूध है, ये काफी एक वो देता है, एंटीसेप्टिक होता है, इम्यूनिटी देता है। जो हमारे घर में और चीजें होती हैं, जैसे हम लोग सिंपल चाय वगैरह में अदरक वगैरह डाल के लेते हैं, अदरक, काली मिर्च, तुलसा वगैरह डाल के बनाते हैं। तो ये चीजें हमारी इम्यूनिटी को वो करती है। समय पे भोजन करें, टाइम बे टाइम वाली बात है। और एक और भी इम्पोर्टेंट है, समय पे जो दिनचर्या को भी अपने ठीक करें। मैंने मतलब रिसेंटली इसी उसमें, कोरोना के उसमें एक स्टडी पढ़ी थी कि अगर जो हमारा डायरनल क्लॉक है, जो हमारे सोने और जगने का है, अगर हम बहुत लेट सोते हैं तो
जो मेलाटोनिन जो स्लीप के लिए होता है उसका डिस्टर्बेंस होता है, जो हमारी कॉर्टिसोल प्रोडक्शंस वगैरह होते हैं जो एनर्जी देते हैं उनका डिस्टर्बेंस होता है, और हम अगले दिन उतने एनर्जेटिक भी नहीं होते और हमारी इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो जो हमारा उसमें फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो पुराना कल्चर है कि जल्दी सोए सुबह जल्दी उठे, ये इस तरीके का एक अपनी दिनचर्या को वापस रेगुलेट करने की कोशिश करें। दिस विल गिव हेल्प बूस्टिंग अप अवर इम्यूनिटी। तो खाने का जो टाइमिंग है और सोने का टाइमिंग अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। डॉक्टर कृष्णन, आपके पास आऊंगा सर। सर, अब धीमे धीमे अनलॉक शुरू हो गया है, कई राज्यों में कई शहरों में अनलॉक शुरू हो गया है, अब पार्क भी खुल गए हैं, अब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना शुरू कर दिए हैं। तो सर, मॉर्निंग वॉक करते समय क्या हम मास्क लगाकर रनिंग वॉक कर सकते हैं? मास्क हम हटा कर करें, क्योंकि अगर मास्क लगाकर आप रनिंग या वॉक करते हैं तो फिर आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप मॉर्निंग एक्टिविटी शुरू किए हो, कई जगह कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अनलॉक हो गए हैं। अगर आप मॉर्निंग एक्टिविटी करते हो तो खुले जगह करें कंपेयर टू आप किसी जिम या फिर ऐसे जगह जाएं जो इंडोर हो। और अगर ऐसे जगह आप करते हो, पहली बात तो आपको करना भी नहीं चाहिए कभी जिम वगैरह, एटलीस्ट इस पीरियड में अभी नहीं जाएं। अनलॉक शुरू हुआ है, कोविड का केसेस का डिक्लाइन हो रहा है लेकिन खत्म तो नहीं हुआ है अभी। सर मैं पार्कों की बात कर रहा था सर, पार्क जो खुल गए हैं। हेलो सर, मैं पार्कों की बात कर रहा, जो कम्युनिटी पार्क होते हैं सर, उनकी बात कर रहा था, जिम की बात नहीं कर रहा सर। जिम वगैरह तो नहीं जाए, कम्युनिटी पार्क ओपन एयर में आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। मास्क लगाए तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है तो मास्क निकाल सकते हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जहां ओपन एयर होता है वहां पे तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं, ओपन एयर में बिना मास्क के भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके। बट बेटर रहेगा अगर आप मास्क लगा के कर पाए तो करें। दूसरी चीज की जो इन कम्युनिटी पार्क की अथॉरिटीज है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि एक स्क्रीनिंग प्रोसेस अगर कर पाए कि जो सिम्प्टोमेटिक हो उनकी एंट्री प्रोहिबिट करें, बैन करें तो बेटर रहेगा। हम कोविड के स्प्रेड को इस डिक्लाइन के पीरियड में भी अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विनय, आपके पास आऊंगा सर। सर, जिस तरह से अब ये देखा जा रहा है कि अब लोग मास्क का यूज तो ज्यादातर लोग करने लगे हैं, अब कुछ लोग ये कहते हैं घर पर भी मास्क लगाना जरूरी है, तो वो कितना सही? क्या घर पर भी रहकर हम मास्क लगाएं? बिल्कुल मास्क लगाना है। आप देखिए, ये थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं और इसमें ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं और बच्चों पे इस पे ज्यादा असर आएगा। तो अब यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है, इससे मैं कोरिलेट करता हूँ कि बच्चे जो होते हैं, हमने देखा होगा वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या बहुत माइल्ड उनको सिम्टम्स होते हैं। इन्फेक्शन होना, सिम्टम होना दोनों अलग बात है। किसी को इन्फेक्शन हो गया, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको सिम्टम्स कम होंगे, और किसी को इन्फेक्शन हो गया, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसको कोमॉर्बिडिटी है, बहुत सारी और डिजीजेस हैं, तो उस पे जो बीमारी का असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब बच्चों में देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो उनके वेरियस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी इन्फेक्ट होते हैं, तो उनमें कई सारी एंटीबॉडीज होती हैं। और प्लेसेंटा से भी, मतलब जो जब वो माँ के कोख में रहते हैं तब प्लेसेंटा के जरिए थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको इम्यूनिटी मिलती है, साथ में ब्रेस्ट मिल्क से बहुत सारी इम्यूनिटी उनको एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, तो उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है। इस वजह से बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ऐसा हमने देखा है कि बहुत माइल्ड होते हैं, लेकिन बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं। दूसरा, बच्चे कम इन्फेक्टेड हुए ऐसा कहा गया, इसमें एक रीजन और है कि बच्चों की जांच भी उतनी ज्यादा नहीं हुई है, कोविड जांच, क्योंकि उनका इन्फेक्शन कम हुआ, इन्फेक्शन रेट जो था इसलिए उनका कम आया, क्योंकि उन्होंने जांच नहीं की। इसलिए थर्ड वेव को बचाने के लिए एक बहुत अहम बात की चर्चा हो रही है कि बच्चों को घर पे भी मास्क जरूर लगा के रखना है। अगर बच्चे लगा सकते हैं तो बुजुर्ग और बड़े तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि बच्चे इन्फेक्ट होंगे और सिम्प्टोमेटिक नहीं होंगी तो ऐसा लगेगा कि उनमें बीमारी नहीं, उनमें वायरस नहीं है, और वो इजिली जो है बड़ों को, बुजुर्गों को वायरस या इन्फेक्शन देते रहेंगे। तो थर्ड वेव जो होगी वो बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और बड़ों में भी
उससे इन्फेक्शन होगा। इसलिए मास्क का प्रयोग बच्चों में भी करें, बुजुर्ग में भी करें, हर समय करें, घर पे भी करें। जब आप 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी से ज्यादा है तो एक बार आप घर पे अकेले एकांत में हैं तो आप मास्क हटा दीजिए, बच्चों का हटवा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप घर पे कपड़े का मास्क अवश्य प्रयोग करें। आप सर्जिकल मास्क नहीं लगा सकते, N95 की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, कपड़े का मास्क आप बच्चों को जरूर लगाएं और सबको प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात आपने की, बच्चे भी बहुत इन्फेक्ट हुए हैं, तो एक रिपोर्ट है सीरो की रिपोर्ट के में कहा गया है कि बच्चे 14% बच्चे फर्स्ट वेव में, 5%, उसके बाद अगर टोटल अगर बात करें सेकेंड वेव की तो 14% बच्चे भी कोरोना से इन्फेक्ट हुए। हालांकि उनके माइल्ड सिम्टम्स थे। कहा यह गया कि उनके लंग्स जो थे वो पोल्यूटेड नहीं होते हैं और उनको बाकी डिसीजेस नहीं होती, इसलिए उनमें इतने ज्यादा सीरियस केसेस नहीं हुए सर। जी जी, देखिए, जो बच्चों का शरीर होता है उसमें जो एंडोथीलियम होती है वो बच्चों में कम प्री डैमेज होती है। एज रिलेटेड डैमेज तो उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं ना, और बच्चों की जो कोगुलेशन प्रोफाइल होती है, उनके जमने वाली प्रोसेस, वो उसमें भी अंतर होता है। लेकिन मैंने अभी पहले भी कहा कि इन्फेक्शन होना और इन्फेक्शन का डिजीज में बदलना, ये दोनों अलग बातें हैं। बच्चे 18% या 20% जो भी आप डेटा बता रहे हैं वो इन्फेक्टेड हुए, यानी कम हुए बच्चे। लेकिन आप ये भी देखिए, जांच किसकी कराई जाती है? जिनमें सिम्टम्स आते हैं। तो बच्चों में सिम्टम्स कम रहे, इसलिए बच्चों की जांच कम रही, इसलिए उनका इन्फेक्शन रेट, ऐसा डेटा में आया कि उनका इन्फेक्शन रेट कम रहा। पर ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि बच्चे पहली वेव में और दूसरी वेव में उसी तरीके से इन्फेक्टेड हुए हों जैसे अडल्ट हुए, लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं आए और उनकी जांचें नहीं हुई, इसलिए उनका रिकॉर्ड में डाटा नहीं आया। इसलिए थर्ड वेव हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव बच्चों में आएगी, क्योंकि अडल्ट का वैक्सीनेशन हो गया है, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन हो गया है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन फर्स्ट वेव में, देखिए, फर्स्ट वेव में कुछ इन्फेक्ट हुए और सेकेंड वेव में मैक्सिमम लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और फर्स्ट वेव की अगर बात करें फर्स्ट वेव की डॉक्टर विनय, तो सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या ज्यादा थी और सेकेंड वेव में यूथ बहुत ज्यादा था। तो कहा यह जा रहा है कि पहले सीनियर सिटीजन्स को कोरोना ने संक्रमित किया, उसके बाद यूथ उसकी चपेट में आया, अब जो थर्ड वेव है वो बच्चों को अपना शिकार बना सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है तो ये पहले से, मतलब ऐसा हमने डिसाइड किया है मेडिकल साइंस ने कि उसकी जो टीके लगते हैं वो पहले अडल्ट पॉपुलेशन में लगते हैं, पहले उम्र दराज लोगों में लगते हैं, फिर धीरे धीरे उम्र जिनकी कम होती जाती है वैसे लगते हैं। तो उसी तरीके से जो इंडिया में जो और ये वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन हुआ कोविड का, जब कोविड का ये टीका आया तो पहले बुजुर्गों में लगी, फिर अडल्ट्स में लग रही है, अब बच्चों के लिए कोवैक्सीन अपना ट्रायल शुरू कर ही चुका है। तो इसीलिए जो पहली वेव थी उसमें बुजुर्ग इसलिए ज्यादा इन्फेक्टेड, ज्यादा बीमार इसलिए हुए क्योंकि बुजुर्गों में आप देखिए कि डायबिटीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और उम्र के साथ साथ जो शरीर में ताकत कम होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसकी वजह से वो ज्यादा इन्फेक्टेड, वो एक बड़ी वजह है सर। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ आगरा से, कृपाल सिंह जी, अपना जो सवाल है कीजिए। मुझे अभी बीच में कोरोना हो गया था। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप मेरी आ रही है आपके पास? जी, हम चाहेंगे अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें ताकि आपकी आवाज हमारे तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। अच्छा, कर दिया सर जी। हेलो, अपना सवाल कीजिए सर। हाँ जी सर, मुझे कोरोना हुआ था, कोरोना की सब खत्म होने के बाद ये शरीर में लाल लाल के दाने से हो गए हैं। अच्छा, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर विनय से। डॉक्टर विनय, इनका सवाल है कि इनको कोरोना हुआ था, उसके बाद इनको रेड रैशेस, लाल दाने हो गए हैं बॉडी पे। अभी काफी लोगों में देखने को मिला है कि जिनमें हमने स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन चला है, उसमें जो हैं वो दाने शरीर में निकले हैं, उनको स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने कहा जाता है। वो समय के साथ साथ अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। यदि वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो इनको एक
त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। वो मोस्टली डॉक्सीसाइक्लिन एक दवाई है, उसका प्रयोग करके और या अन्य दवाइयाँ जो भी हैं जो देंगे, लेकिन इनको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो स्किन रोग के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं राकेश बरेली से। राकेश, अपना सवाल कीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब से जरा ये पूछिए कि हम 65 साल के हैं, 65 ईयर्स जी, तो जैसे हमें सल्फर और पेनिसिलिन इन्फेक्शन कर जाता है, तो जैसे अगर वैक्सीन लगवाएंगे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा? फिर से आप अपना सवाल कीजिए सर। हाँ, हम 65 ईयर्स ओल्ड हैं जी, तो जैसे सल्फर और पेनिसिलिन ये हमें रिएक्शन कर जाता है, तो अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे कोविशील्ड या कोवैक्सीन तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी, आपके सवाल का जवाब हम डॉक्टर किरण से लेंगे। मैम, इनका सवाल आपने अगर सुना हो तो क्या आप इनका जवाब दे सकती हैं? आप एक बार फिर से बता दीजिए, क्या इनकी एज 65 है और इनको क्या वो है एलर्जी किससे? इनको सल्फर और एक और चीज इन्होंने बताई क्या राकेश जी? पेनिसिलिन। मैम, पेनिसिलिन और सल्फर से इनको एलर्जी? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो जो सल्फर से जो इनको एलर्जी और पेनिसिलिन से एलर्जी है और एज 65 है, इससे इनको वैक्सीनेशन कराने में कोई भी वो नहीं है, रोक है। इनफैक्ट अभी आपको डॉक्टर विनय ने भी जैसे बताया और पहले भी बताया गया है कि जो एज ज्यादा वाले लोगों को तो सरकार प्रेफरेंस कर रही है कि उनको सबसे पहले वैक्सीनेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इवन जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह के जो कोमोर्बिडिटीज वाले लोग हैं उनको भी सबको वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और तीसरी चीज, जो इनको एलर्जी है उसमें भी कोई वैक्सीनेशन के लिए वो नहीं है कि उसके लिए मना हो। चौथा पॉइंट ये कर सकते हैं, जो हम लोग कई बार जिन लोगों में कोई हिस्ट्री होती है, एक तो जब ये वैक्सीनेशन कराने जाएं तो वहां पे ये बता दें कि मुझे इन चीज से एलर्जी है। दूसरी चीज, कई बार एंटी एलर्जिक टैबलेट चाहे वो जैसे आजकल कॉमनली वो सिट्रिजिन, मॉन्टेकेल्सी वगैरह जो एक एंटी एलर्जिक हैं, ये अपने साथ रख सकते हैं या एक टैबलेट लेके भी अगर लगा लेते हैं प्रैक्टिकल में तो दैट कैन बी हेल्पफुल। अगर इनको बहुत ज्यादा उसका एक मन में भी डर है और कई बार माइनर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, किसी भी चीज के होते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन वगैरह का जो बेस है जो कभी माइनर एलर्जीज होती हैं तो उससे एक एंटी एलर्जिक लेके लगवा सकते हैं बिना किसी कष्ट। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमराज सिक्किम से। हेमराज, अपना सवाल कीजिए। अच्छा, मैं हेमराज अधिकारी बोल रहा हूँ सिक्किम से, गैंगटॉक से जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी ये बच्चों में भी इसका इन्फेक्शन अभी हो रहा है? जाकि मेरी एक बच्ची है, वर्षा रानी अधिकारी, वो 12 साल की है, तो वो बुखार था थोड़ा सा और वो शरीर में दर्द महसूस कर रही है। वैसे तो उसमें कुछ भी वैसा नहीं था, तो हमने इसे पैरासिटामोल दिया और ये जारी है, ये 4-5 दिन से जारी है। शरीर में थोड़ा बुखार और शरीर दर्द। जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर कृष्णन से। डॉक्टर कृष्णन, इनका सवाल है कि इनकी बेटी 12 साल की है, इसको फीवर आ गया और शरीर में दर्द है। उन्होंने दवा भी दी लेकिन अभी भी दर्द और फीवर बना हुआ है। जो इनकी बेटी के जो सिम्टम्स हैं कि इनको फीवर है, मैं ये जानना चाहूंगा फीवर कैसा है इनका, मतलब हाई ग्रेड है, टेम्परेचर इन्होंने नापा है या नहीं नापा है? जी बिल्कुल। हेमराज जी, आपकी जो बेटी को फीवर है वो कितना टेम्परेचर है, क्या आपने टेम्परेचर चेक किया? हेमराज जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद हेमराज से हमारा संपर्क टूट गया है सर। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो बुखार होते हैं, बुखार के बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, बट जैसे इनके जो बेटी के जो दो सिम्टम्स है, एक तो शरीर में दर्द और बुखार, ये कोविड के जो सेकेंड वेव है उसमें ये कोरोना के सिम्टम्स थे, कई पेशेंट में पाए गए हैं। तो अभी सबसे पहले तो इनको एक कोविड टेस्ट कराना चाहिए। अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है
तो उसके हिसाब से इलाज चलानी चाहिए। अगर निगेटिव आता है तो फिर इनको एक बच्चों के डॉक्टर के पास जाके फीवर के जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, खून की जांच करते हैं, मलेरिया और बाकी चीजें करते हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ वो जांच करा सकते हैं उसको। एक और कॉलर है हमारे साथ, अनिल कानपुर से। अनिल, अपना सवाल कीजिए। अनिल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी माता जी की उम्र 70 साल है, इंसुलिन के सुबह दोपहर का इंजेक्शन है, तो कोविड के इंजेक्शन जो अभी दिखा रहे वैक्सीन, जी, क्या वो वैक्सीन ले सकती है? उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी किस्म की? जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर विनय कुमार जी से। डॉक्टर विनय जी, इनका सवाल है कि इनके दादाजी उम्र 70 साल है और इनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, क्या वे वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, अभी मैम ने बताया कि वैक्सीनेशन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज्यादा रहा नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं यानी वो डायबिटिक होंगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अब ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन रह ही नहीं गया। यहाँ तक कि अब तो भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस के जरिए जो लैक्टेटिंग मदर है हमारी, उनको भी अलाउ कर दिया है। तो आप, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको कोई बहुत क्रोनिक इलनेस नहीं है, कैंसर का बहुत क्रोनिक कोई इलाज चल नहीं रहा है, या किसी बहुत लंबे समय से कोई इम्यूनोसप्रेसेंट पे नहीं है, तो उसको वैक्सीनेशन अपना करा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव है, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनय, डॉक्टर किरण जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर कृष्णन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां पर हम बात कर रहे थे कैसे कोरोना से बचाव किया जाए, और सेकेंड वेव में हालांकि केस कम हो गया, लेकिन अभी भी आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आप घर के बाहर कम से कम जाएं, और जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।